नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आपके सामने हाजिर हूं आज प्रसंग का एक नया अंक लेकर। आज के अंक में हम बात करेंगे भारत में गरीबी में आने वाली कमी के संबंध में। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि भारत में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत 24.85 से घटकर 14.96 तक आ गया है एवं पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। पहली दृष्टि में यह लगता है कि सचमुच ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूएनडीपी ने भी 2024 की एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में नीति आयोग की इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर यही बात दोहराई है। भारत में सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तब से लेकर आज तक प्रत्येक नेता गरीबों के लिए काम करने का दावा करता रहा है। गरीब सशक्त होता है। 25 करोड़ गरीब लोग गरीबों के इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में न केवल गरीबों के वोट अधिक संख्या में हैं, बल्कि यह भी है कि चुनावों में गरीब ही अधिक संख्या में वोट करते हैं। पैसे वाले तो अक्सर वोट करने जाते ही नहीं हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट को समझने के पहले आइए यह जानते हैं कि आखिर बहुआयामी गरीबी है क्या। भारत में गरीबी का मापन करने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में किया गया था। तेंदुलकर समिति ने माना कि यदि किसी व्यक्ति की आय इतनी भी नहीं है कि वो जीवित रहने के लिए आवश्यक उपभोग सामग्री खरीद सके, तो वह व्यक्ति गरीब की श्रेणी में आएगा। इस आधार पर तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के लिए 1000 रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक आय निर्धारित की थी। जुलाई 2013 में योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर 2011-12 के लिए गरीबी के आंकड़े जारी किए थे और उस समय देश में गरीबों की संख्या लगभग 27 करोड़ आंकी थी, जो देश की उस समय की कुल जनसंख्या का 21.9% था। 2004 में 37.2% आबादी गरीबी रेखा के नीचे मापी गई। इन आंकड़ों के अनुसार 10 सालों में 15% से कुछ अधिक आबादी गरीबी के बाहर आ सकी थी। 2014 में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों का पता लगाने के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया, परंतु रंगराजन समिति के सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज भी गरीबी रेखा की पहचान तेंदुलकर समिति द्वारा तय किए गए मानकों के आधार पर ही की जाती है। विगत एक दशक में गरीबी के संबंध में अर्थशास्त्रियों की सोच में काफी बदलाव आया है। अब यह माना जाने लगा है कि गरीबी के मापन में जीवन स्तर से संबंधित सूचकों को शामिल करना अनिवार्य है। इसी आधार पर यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक जारी करना प्रारंभ किया था। प्रारंभ में मानव विकास सूचकांक की गणना केवल साक्षरता के प्रतिशत, शिशु मृत्यु दर एवं जन्म के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ही शामिल करके की जाती थी, परंतु अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माप के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से संबंधित 10 सूचकों को विश्व स्तर पर शामिल किया गया है। भारत में नीति आयोग द्वारा 2 अतिरिक्त सूचकों अर्थात मातृत्व स्वास्थ्य और बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच को भी इसमें शामिल किया है। नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी गरीबी में गिरावट के कारण हैं पोषण में सुधार, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि, स्वच्छता और रसोई गैस की बेहतर उपलब्धता आदि। बहुआयामी गरीबी में कमी का आधार है शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृत्व की बेहतर सुविधाएं, पेयजल, बिजली, आवास आदि की बढ़ती उपलब्धता और वित्तीय समावेशन। कुछ लोग नीति आयोग के डेटा पर सवाल भी उठा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि नीति आयोग ने कोरोना महामारी के लॉकडाउन के समय का डेटा भी इसमें शामिल किया है। मार्च 2020 में लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था रुक सी गई थी। उद्योग और व्यापार बंद सा हो गया था। लोग शहरों को छोड़कर वापस गांव में अपने घरों की ओर जा रहे थे। बहुत से लोग तो हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे पैदल अपने घरों को जा रहे थे। जीडीपी में गिरावट हो रही थी। इसलिए इस डेटा से गरीबी कम होने का निष्कर्ष निकालने पर नीति आयोग पर सवाल उठने लाजिमी है। सवालों का एक कारण यह भी है कि गरीबी मापने के परंपरागत तरीके के अनुसार उपभोग और आय पर आधारित गरीबी रेखा का कोई डेटा लंबे समय से जारी ही नहीं किया गया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSO ने
2017-18 में एक सर्वेक्षण किया था, लेकिन उसका डेटा जारी नहीं किया गया। विश्व बैंक ने भी भारत के वर्ष 2017-18 की घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी नहीं करने पर अपनी चिंता जाहिर की है। यह डेटा अनऑफिशियल रूप से बाहर आया है। इस अनऑफिशियल डेटा के अनुसार वर्ष 2011 से 2017 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग व्यय में लगभग 8.8% की गिरावट दर्ज की गई है। यदि सचमुच ऐसा है तो यह वास्तव में चिंताजनक है और बहुआयामी गरीबी के कम होने के निष्कर्ष पर सवाल तो खड़ा करता ही है। कुछ लोग यह सवाल भी उठाते हैं कि यदि देश में केवल 18.5 करोड़ लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यह योजना 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रही थी, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया है। एक और बात यह है कि भारत में नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी की गणना में 2 अतिरिक्त सूचकों का उपयोग किया है, जिनका उपयोग विश्व में कहीं नहीं किया जाता। ये हैं मातृत्व स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच। सभी जानते हैं कि वित्तीय समावेशन के लिए खोले गए बहुत से जनधन खातों में जीरो बैलेंस है और उनका कोई विशेष लाभ बहुत से लोगों को नहीं मिला है। इसी प्रकार बहुआयामी गरीबी की गणना में पोषण के सूचक से 6 से 14 साल के बच्चों को बाहर रखा गया है। इस आयु वर्ग के बहुत सारे बच्चे कुपोषण और खून की कमी से पीड़ित हैं। 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के कुपोषण को शामिल किया गया है, लेकिन जहां विश्व में कुपोषण के माप के लिए आयु के अनुसार ऊंचाई या स्टंटिंग का उपयोग किया जाता है, वहीं भारत में स्टंटिंग का उपयोग न करके वजन का उपयोग किया जाता है। यह माना जाता है कि स्टंटिंग एक बेहतर माप है। एक और बात यह है कि 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जो जनगणना की जानी थी वो कोविड के कारण नहीं हो सकी। हमारे पास 2021 की जनगणना का वास्तविक डेटा उपलब्ध नहीं है। जनसंख्या का डेटा 2011 के डेटा का प्रोजेक्शन करके बनाया गया है। इस प्रोजेक्शन में गलतियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जनसंख्या के प्रतिशत की गणना में भी गलतियां हो सकती हैं। हम नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अपनी पीठ थपथपा तो सकते हैं, लेकिन अगर इस रिपोर्ट को पूरी तरह से सही भी माना जाए तो भी इस डेटा के अनुसार विश्व के कुल 110 करोड़ गरीबों में से 18.5 करोड़ अर्थात 17% गरीब अभी भी भारत में ही रहते हैं। स्पष्ट है कि गरीबी दर को कम करने की दिशा में अभी बहुत काम बाकी है। अंत में मैं आपको YouTube के चैनल एरर क्रिएशन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस फिल्म के कुछ अंश दिखाकर विदा लेता हूं, जिसमें गरीबी की कठिन परिस्थितियों को दिखाया गया है। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आपको यह अंक प्रसंग का कैसा लगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। नमस्कार। ऐसा ही मंजर मुंबई के अन्नाभाऊ साठे नगर का है, जो कि वहाँ पे साफ सफाई नहीं होने के कारण वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। आपको कौन कौन सी दिक्कतें आती है जो सब कुछ हो रहा है? इधर खुजली आता है, हाँ। और वो चिकल आता है, मलेरिया आता है, कितना बीमारी गिरता है। बारिश में पानी आता है, अंदर घर में पानी भरता है, हाँ। बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। हरदमन बुखार, मलेरिया और टाइफाइड, कनकन्नी, यही सब होता है। मुझे बताइए बेटा, ये आपको फोड़ी कहाँ से आए? पानी की वजह से। ये बच्चा स्कूल को नहीं जाता, 5वीं पढ़ता, पर ये स्कूल को नहीं जाता। क्यों नहीं जाता स्कूल को? बोलता है पानी में मैं नहीं जाऊंगा, ये गंदगी लेके मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को टीचर सर मारेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कपड़ा गंदा हो जाता, मैं नहीं जाऊंगा। जो पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है, इसके लिए आपने क्या किया है? ये बावड़ी हम लोग। कौन सी? ये बावड़ी आपने किस लिए बनाई है? ये पानी का प्रॉब्लम है ना, हम लोग इधर उधर जाते तो पानी नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम लोग बनाए कपड़ा बर्तन धोने।